स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मेरा नाम है निखिल साहू और आप देखना चालू कर चुके हैं ब्यूरो एकेडमी। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें हम प्लेटो पढ़ रहे थे और प्लेटो का ये सेकंड और आखिरी पार्ट है। हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये बुक लेना है, वो आपने ले चुके होंगे आशा करता हूं। और मैंने उसमें आपको प्लेटो के लोकतंत्र पर क्या विचार थे ये बताया था। प्लेटो का शिक्षा संबंधी क्या विचार था हमने ये डिस्कस किया था। प्लेटो का साम्यवाद का विचार, प्लेटो का आदर्श राज का विचार और प्लेटो का न्याय का विचार, ये क्या हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ प्लेटो के जो सारे विचार थे, दार्शनिक विचार और पॉलिटिकल विचार, वो इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएंगे। मतलब कि समाप्त इन द सेंस कि मैं मेरा काम पूरा कर दूंगा। प्लेटो के विचार तो हमेशा से रेलेवेंट थे और आज भी रेलेवेंट है और आशा करता हूं कि हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार विचारक रहे हैं। और आप देखेंगे और आपने देखा भी है पिछली वीडियो में कि किस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा संबंधी इतना खूबसूरत विचार दिया है। लोकतंत्र पर उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार रखा है जो कि बहुत यूनिक रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। एक बार फिर से हम जल्दी से मैं आपको प्लेटो का लोकतंत्र का विचार और शिक्षा संबंधी विचार बताऊंगा। ये बुक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन BL फाड़िया खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम में भी डाल रहा हूं, लेकिन आपको ये बुक भी पढ़ना है क्योंकि जो एक शैली है किताब की वो आप समझें कि किस प्रकार लिखी जाती हैं, आपका जो आंसर है उसमें भी वो झलकेगा। साथ ही जो BL फाड़िया हैं बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं, तो इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को भी कोट किया है। तो आपको पता चलेगा कि प्लेटो के बारे में फलाना थिंकर क्या सोचता है या फलाना राइटर क्या सोचता है, किसने, कॉल पॉपर ने क्या टिप्पणी की थी, व्हाइट हेड ने क्या टिप्पणी की थी प्लेटो के लेके, ये सारे विचार आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और आगे हम चलते हैं। प्लेटो के विचार जो हमको पता चलते हैं वो हमको इन किताबों से पता चलते हैं, जो कि रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण सारे विचार हमको जो मुख्य हैं वो इसी किताब में देखने को मिलते हैं। द स्टेटमेंट, द लॉज, अपॉलॉजी, सिंपोजियम, ये सारी मुख्य किताबें हैं प्लेटो द्वारा लिखी गई। और भी बहुत किताबें हैं, लेकिन हमको इन किताबों को याद रखना है। क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है कि हमें प्लेटो के विचार कहाँ से पता लगते हैं, तो आप इन बुक्स को कोट कर सकते हैं कि भाई ये एक किताब प्लेटो साहब ने लिखी है। और प्लेटो का हमने टाइम जो एरा देखा था वो 428 BC से 348 BC के समथिंग रहा होगा। ये अनुमान था, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं पता चलती, लेकिन आप थोड़े दिमाग में आप बना के रखें टाइमलाइन कि ये टाइमिंग लाइन रही होगी। तो जैसे कि दो जो विचार थे, तो हमने बात की थी कि भाई एक स्पार्टा था, एक एथेंस था, इन दोनों में वॉर हुआ था। एथेंस की हार हुई थी, स्पार्टा की जीत हुई थी। तो इन सब बातों के दरमियान वहां पर एक सुकरात नाम के बहुत ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि लोगों से प्रश्न पूछा करते थे। ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो व्यक्ति थे ये गुरु थे किसके? प्लेटो के। और जो एथेंस में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था और वहां पर जो शासन पद्धति थी उसके कारण और इनके जो विचारों के कारण, मतलब आप समझिए कि वहां की जो शासन पद्धति थी उनको ये ना गवार गुजर रहा था कि एक व्यक्ति है सुकरात, वो इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है, वो हमारे युवकों को भ्रमित कर रहा है, ऐसा एथेंस वासियों का सोचना था। तो इन्होंने जो
जहर का प्याला है सुकरात को पिला दिया। कौन, किसने? जो एथेंस की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वहां की शासन पद्धति थी, उन्होंने सुकरात को जहर पिलाया। और इसी को लेके फिर जो हमारे प्लेटो हैं उन्होंने बहुत ही भत्सना की लोकतंत्र की लोकतंत्र में बिल्कुल जो विवेकहीन लोग हैं उनके हाथों में शासन चला जाता है। लोकतंत्र की क्या बुराइयां उन्होंने इस बारे में बताई थी। ये जो मैंने आपको पुरानी वीडियो है उसमें सब अच्छे से बताया था, फिर भी मैं एक बार रिकैप के लिए आपको बता देता हूं कि प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करता है। और दार्शनिक राजा कैसे बनेगा? वो बनेगा शिक्षा के द्वारा। शिक्षा क्या विचार जो है प्लेटो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेटो शिक्षा को 3 चरणों में पूर्ण करने की बात करते हैं। पहले चरण को जो लोग जो फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे वो उत्पादक वर्ग कहलाएगा। उत्पादक वर्ग, ठीक है, राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं। उत्पादक वर्ग कहलाएगा। सेकंड जो स्टेज पूरा करेगा वो सैन्य वर्ग कहलाएगा। वो मतलब सुरक्षा संबंधी कार्य करेगा। और जो थर्ड और आखिरी स्टेज है, जो कि मतलब आप 30 से 35 साल पूरे हो चुके होंगे जब आपको ये शिक्षा दी जाएगी, फिर 15 साल और एडिशनल आपको प्रैक्टिस करना होगा, दर्शन पढ़ना होगा, विवेक संबंधी जो अनुचार विचार हैं वो आपको प्राप्त करने होंगे, और उसके बाद आप शासक वर्ग में गिने जाएंगे। तो ये प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार था, जिससे ये 3 ग्रुप्स जो हैं, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग, ये उभर कर सामने आएंगे, जो कि आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं आदर्श राज्य कैसा होने वाला है। और जो लोकतंत्र है जिसकी बुराई कर रहे थे, प्लेटो बोलते हैं कि शासक वर्ग अगर शासन करेगा तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी, सब बढ़िया से चलेगा, ऐसा उनका कहना था। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले प्लेटो का साम्यवाद का विचार जान लेते हैं, प्लेटो का कम्युनिज्म का विचार जान लेते हैं। तो आपने चाइना के बारे में जरूर सुना होगा कि चाइना एक साम्यवादी देश है, या चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कम्युनिस्ट जो पद्धति है, शासन की पद्धति है, अर्थव्यवस्था की जो शासन पद्धति है, इसमें बोला जाता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं होगा, सब कुछ जो होगा वो सरकार का होगा, ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपके देश में लोग रह रहे हैं वो उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब सरकार का होगा। सब मान लीजिए ये एक खेत है, एक खेत मान लेते हैं, तो इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, इस पर सरकार का अधिकार होगा। और सरकार इस खेत को इन व्यक्तियों को अलॉट करेगी, इन व्यक्तियों को देगी कि भाई आइए आप यहाँ पर खेती कीजिए। और जो खेती से उत्पन्न गेहूं, धान्य, जो भी फसल होगी उसको सरकार प्रोक्योर करेगी और फिर जनता को बांटेगी। मतलब कि सरल शब्दों में फिर से मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, सब जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की होगी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन हो जाएगा ऐसी शासन पद्धति में। तो क्या ये जो आज का चाइना की जो पद्धति है वो प्लेटो के साम्यवाद के विचार से मेल खाती है? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। हाँ कहने का कारण क्यों है? क्योंकि प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में बहुत ही अच्छे से बताया है कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। लेकिन किसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी? जो दार्शनिक राजा है उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इवन उसके लिए परिवार भी नहीं रहेगा, उसके पास संपत्ति नहीं होगी, उसके पास परिवार नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? इसका कारण यह है कि वो एक शासक वर्ग है, उसका परिवार तो पूरा देश होने वाला है, इसलिए उसका कोई परिवार नहीं होगा। और परिवार नहीं होगा तो उसको संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा प्लेटो बोलते हैं।
प्लेटो जो है वो राज्य को विश्वविद्यालय बताते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी यहाँ आप पढ़ोगे। प्लेटो चर्च बताते हैं स्टेट को। प्लेटो ने पूरे के पूरे राज्य को परिवार का दर्जा दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम्युनिस्ट विचारधारा या विचार प्लेटो ने बताया है। तो प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य की एकता का संरक्षण करना है, क्योंकि आपको पता था एथेंस और स्पार्टा में जंग हुई थी और जो स्पार्टा था वो जीत गया था और एथेंस हार गया था। तो प्लेटो का जब से ही उन्होंने ये चीजें पढ़ी तो उनके दिमाग में आया था कि किस प्रकार राज्य की एकता को संरक्षित और मजबूत किया जाए। इसलिए फिर उन्होंने बहुत सारे विचार दिए। इसमें ही एक विचार ये भी था, परिवार राज्य की एकता में बहुत बड़ा बाधक साबित होता है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अभी आपसे कहा कि चाइना का जो अभी जो साम्यवाद है वो प्लेटो के विचार से मेल खाता है या नहीं। हाँ भी बोला था, ना भी बोला था। हाँ इसलिए बोला था क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मना ही करते हैं। और ना इसलिए बोल रहा हूं कि मेल क्यों नहीं खाता, वो इसलिए मेल नहीं खाता क्योंकि ये केवल एक वर्ग के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होने की बात कर रहे हैं। मतलब मैं यहां पर इन्होंने तीन वर्ग गिनाए हैं, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक जो शासन करेगा, शासक वर्ग। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये जो रूल है केवल एक वर्ग के लिए, दो वर्ग के लिए है ये रूल कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। तो ये कैसा साम्यवाद हुआ। तो इसलिए आप चीन के साम्यवाद को प्लेटो के साम्यवाद से बिल्कुल जोड़कर ना देखें। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझ में आ पाए, आपको समझ पता चल पाए कि साम्यवाद आखिर है क्या। तो हम यहाँ बात कर रहे थे शासक वर्ग की। तो शासक वर्ग के लिए परिवार एक बहुत बड़ी बाधा होगा, अतः उनका कोई परिवार नहीं होगा शासक वर्ग का, और ना ही उनकी कोई परिवार नहीं होगा तो ना ही उनकी कोई संपत्ति होगी। ये प्लेटो बोल रहे हैं। इस प्रकार ये विचार मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी विचार पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्लेटो जैसे विचारक समाज में परिवर्तन नहीं कर सके परंतु उन्होंने फासीवादी विचारों को प्रेरणा देने का काम किया। ये कैसे भाई, ये कैसे आप उत्तर लिखेंगे मेरे को बताइए। देखिए मैंने एक जल्दी से मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आप अगर आंसर लिख के मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप कैसे भेज सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस उत्तर की ये जो मतलब प्रश्न है इसका उत्तर कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आप बताएंगे कि प्लेटो के विचार साम्यवाद संबंधी विचार है, देखिएगा है ना। प्लेटो का जो विचार था वो साम्यवाद से संबंधित था जिसने फासीवादी विचार को प्रेरणा दी। वो कैसे दी, फासीवादी विचार क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हिटलर, मुसोलिनी ये फासीवादी विचारक थे। इन्होंने क्या करा कि भाई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जर्मनी में जब इनका उद्भव हुआ, नाजी जर्मनी में उद्भव हुआ हिटलर का, तो उसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी और सब कुछ नेशनलाइज कर दिया उसने। तो यहां से मतलब बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने बोला है कि हिटलर की जो विचारधारा है उसको प्रेरणा देने का काम किया है प्लेटो ने। ये बात आपको लिखना है, लेकिन अंत में आपको इस बात को नकार भी देना है कि हाँ ऐसा कुछ प्रतीत होता है लेकिन हिटलर के विचारों को प्रेरणा प्लेटो के ही विचारों से मिली, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल ही अगर आप सिद्ध कर देंगे बिल्कुल लिखकर कि हाँ भाई बिल्कुल प्लेटो ही था हिटलर के पीछे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचिए ना, यूपीएससी अगर प्लेटो को सिलेबस में रखना है तो कुछ अच्छे कारणों की वजह से ही रख रहा होगा, कुछ उसने अच्छे विचार दिए होंगे इसलिए वो सिलेबस में है, ना कि इसलिए कि फासीवादी विचार का वो जन्म मतलब फासीवादी विचारकों का वो जन्मदाता रहा है इसलिए प्लेटो हमारे सिलेबस में। तो ये आप, मैं इसमें कोई भी आपको
वर्ड लिमिट नहीं दे रहा हूं, आप जितना शब्दों में लिखना चाहें उतना शब्दों में लिखें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें, लेकिन आप जरूर लिखें, जो भी लिखना है लिखें, लेकिन लिखें और भेजें मेरे को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने साम्यवाद का विचार देख लिया, अब आदर्श राज्य का विचार देख लेते हैं। और इसी के साथ मतलब इसी जो हमारा पॉइंट होगा, इसी के अंदर आपको न्याय का विचार भी दिखेगा। उसको आपको चेरी पिकिंग जिसको कहते हैं वो करना है, आपको उस भाव को निकाल लेना है कि आदर्श राज्य क्या है और न्याय क्या है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी धोबी मोची नाई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि शासन एक कला है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए दार्शनिक राजा ही शासन करने योग्य है। आगे बढ़ता हूं। उनके अनुसार सैनिक का मूल्य कार्य सुरक्षा करना है, उत्पादक वर्ग का मूल्य कार्य बेहतर उत्पादन करना है, और ये सब अपना काम बढ़िया बढ़िया से करे। मतलब कि कोई उत्पादक वर्ग है, वो गेहूं उपजा रहा है, धान उपजा रहा है, तो अच्छे से अगर वो अपना कार्य कर रहा है तो वो अपने साथ न्याय कर रहा है। यहां पर न्याय जो विचार है, न्याय का विचार, आप न्याय शब्द से ऐसा मत जोड़ लेना कि कोर्ट में जाके न्याय मिल रहा है या पंचायत बैठ गई उसने न्याय कर दिया। प्लेटो कहता है कि न्याय प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य अच्छे से करे, उसी को उन्होंने न्याय कहा है। आदर्श राज्य अगर स्थापित होता है तो वह न्याय है। समझ गया? फिर से समझा देता हूं। प्रत्येक वर्ग, समाज में 3 वर्ग होंगे, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग। ये तीनों वर्ग अपना अपना काम अपनी अपनी श्रेणी में रह के अच्छे तरीके से करें, इसी को उन्होंने न्याय की संज्ञा दी है। और ये 3 शासक वर्ग मतलब ये तीनों वर्ग कैसे बनेंगे? शिक्षा से बनेंगे। जो जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा उसे उस वर्ग में डाल दिया जाएगा। ऐसा प्लेटो का विचार था, ऐसा मेरा विचार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आदर्श राज्य की बात कर लेते हैं। तो आदर्श राज्य भी वही है जो न्याय है। अगर न्याय अच्छे से स्थापित होता है, तीनों वर्ग अच्छे से अपना काम करते हैं, शासक वर्ग अच्छे से अपना काम करता है, सैन्य वर्ग अच्छे से अपना काम करता है, तो एक आदर्श राज्य, एक सुंदर राज्य निकलकर स्थापित होगा। ऐसा प्लेटो का मानना है। यहां पर वही बात की है कि कार्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप कार्य की विशेषीकरण प्रारंभ होगा। मतलब कि आपने जो कार्य किया उसके आधार पर विशेषीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, आपको उस वर्ग में डालेंगे, आप उत्पादन करेंगे, आप सैन्य या सैनिक वर्ग में रहेंगे, और आप समय के साथ स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस प्रत्येक काम में। इस प्रकार आदर्श राज्य स्थापित होगा। ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। मैं पीडीएफ भी जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसमें शेयर कर दूंगा। अब प्लेटो का आदर्श राज्य में यहाँ पर एक जो राइटर हैं मैक्सी, उन्होंने कहा है कि जो प्लेटो है भैया वो यूटोपियन विचारक था। यूटोपियन मतलब क्या है कि जो ख्यालों में खोया हुआ है, ऐसे थॉट जिसने दे दिए हैं जो बिल्कुल लागू किए ही नहीं जा सकते। मतलब कि बिल्कुल रोमांटिक बातें कर दी उसने जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस बात को बचाव करती हो बार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। इनकी जो कोट्स हैं प्लेटो को लेके वो आपको अपने आंसर्स में लिखना है, तो इनको याद रखिएगा। और तो बार्कर ने कहा कि प्लेटो जो है कल्पनावादी नहीं है, मतलब वो उलझुल नहीं सोच रहे हैं, वो एक आदर्श विचारक हैं। वो एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि सुंदर हो, जो कि एथेंस और स्पार्टा में स्थापित करने लायक हो। मतलब वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये बात बार्कर ने कही है। हालांकि वो आदर्शवादी हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल्पना में या दिमाग में कुछ घोड़े दौड़ा लिए बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल विचारक हैं, वो एक आदर्शवादी विचारक हैं। देखिए प्रैक्टिकल और आदर्शवादी दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं मतलब, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि आदर्शवादी मतलब कि आइडियलिस्ट हैं, हालांकि आइडियलिस्ट हैं लेकिन कल्पनावादी नहीं है कि केवल दिमाग में ही उनके ये सारे विचार चल रहे हैं। ठीक है,
और आखिरी में नहीं, यहाँ कार्य प्रणाली भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले गुफा का सिद्धांत जान लेते हैं। 1992 में गुफा के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि भैया देखो, आप जो सब लोग हो ना, हम जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में रह रहे हैं, हम सब एक गुफा के अंदर रह रहे हैं। ये जो गुफा है ये एक दुनिया की माफिक है। प्लेटो बोलते हैं कि हम जो दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं ये गुफा के अंदर रह रहे हैं, और कुछ चुनिंदा लोग हमको कुछ परछाइयां दिखाते हैं कि भाई ये घोड़ा है, ये आपके सामने ये पक्षी है, और इसकी केवल हमको प्रतिमाएं दिखती हैं। मतलब कि देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आसपास हमारे जो भी घटित हो रहा है वो असल में नहीं है, वो केवल प्रतिमाओं में है। मतलब कि वो केवल दिमागी कीड़ा है, वो असल में नहीं है। अगर आपको वास्तविकता जानना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप वास्तविक दुनिया से मेल मिला पाएंगे, या आप उसके सम्मुख जा पाएंगे। ऐसा प्लेटो का कहना है। ये गुफा का सिद्धांत रहा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। 1992 में ये क्वेश्चन आया था, अभी आने के बहुत कम चांसेस हैं। परंतु हम यहाँ पर हम कार्य प्रणाली जानने की कोशिश करेंगे, मेथोडोलॉजी, कि प्लेटो ने किस कार्य प्रणाली या कैसी लेखन शैली या कैसी संवाद शैली का उपयोग करते हुए अपनी सारी राइटिंग्स लिखी हैं। तो द्वंद्वात्मक विधि, मतलब कि आप चर्चा कर रहे हैं, डायलेक्टिक मेथड इसको कहते हैं, डायलॉग कर रहे हैं आप। दो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से डायलॉग कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। फिर से मैं समझाता हूँ। सुकरात जो कि प्लेटो के गुरु थे, उनकी हमको कोई भी राइटिंग नहीं मिलती है, ये आपको पता है। तो हमको सुकरात के विचार कैसे पता चलते हैं, वो हमको पता चलते हैं प्लेटो की किताब में। प्लेटो लिखते हैं कि सुकरात हुए, उनका कोई मित्र हुआ, तो सुकरात अपने मित्र से चर्चा कर रहे हैं। इसको उन्होंने, जो चर्चा है, ये वार्तालाप है, इसको डायलेक्टिक मेथड कहते हैं या द्वंद्वात्मक विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा उन्होंने अपनी पूरी या ज्यादातर राइटिंग्स लिखी हैं। किसने? प्लेटो ने। उसके बाद इन्होंने आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया है। इंडक्टिव मेथड क्या होती है? इसमें आप क्या बोलते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यार ये एक जो कौवा बैठा है ये काला है, तो आप ऐसे दूसरा कौवा भी देखेंगे, तीसरा कौवा भी देखेंगे, और आप मतलब पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाएंगे, बोलेंगे कि पर्टिकुलर काला है, तो जनरली मतलब जितने भी कौवे होंगे वो सारे काले होंगे। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि। ठीक है। और सादृश्य मतलब एनालॉजी का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी किताबों में थोड़े रोमांटिसाइज्ड वर्ड्स का उपयोग करते हैं या मेटाफर्स का उपयोग करते हैं। जैसे आपको बताना है कि भाई आप, जैसे एक गाना है कि चांदी जैसा रंग हो तेरा, सोने जैसे बाल, ये हमारे पंकज उदास जी का लिखा हुआ शब्द हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक व्यक्ति या एक महिला, एक लड़की को लेकर उन्होंने बताया है कि भाई चांदी जैसा रंग हो तेरा, सोने जैसे बाल। तो वो एक मेटाफर का यूज कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि गोल्ड से तुलना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्लेटो हैं, उन्होंने भी ऐसे तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करते हुए, एनालॉजी का उपयोग करते हुए, समानता का उपयोग करते हुए अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, 1 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई देने की जिम्मेदारी मेरी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जाके ज्वाइन कर ले। वहां पे जितनी भी ये पीडीएफ है, नोट्स हैं, मैं आपको वहां पर उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और ब्यूरो एकेडमी के साथ अपना समय बिताने के लिए। धन्यवाद।